हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। रिएक्ट की हिस्ट्री देखी थी कि फर्स्ट वर्जन कब रिलीज़ हुआ था, लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है रिएक्ट जेएस का। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या क्या अमेजिंग चीज़ें करने वाले हैं और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिएक्ट जेएस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले हम रिएक्ट की इंस्टॉलेशन देखेंगे, रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा नोड जेएस। अब ये नोड जेएस क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। देखो, नोड जेएस आपके पास एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर आपका रिएक्ट जेएस का जो सेटअप होता है वो रिलाय करता है। ठीक है, रिएक्ट जेएस आपकी रिलाय करती है किस इन्वायरमेंट पे, नोड जेएस के इन्वायरमेंट पे रिलाय करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट ऐप क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या इंस्टॉल करना है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो दिख रहा होगा करंट वर्जन और एक दिख रहा होगा रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। आपने हमेशा कौन सा इंस्टॉल करना है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स वाला इंस्टॉल करना है, करंट पे आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मोस्ट यूजर्स का जो था वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप इजीली इसका सेटअप कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेंज। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाकी ये देखो कितनी जल्दी इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपके पास हो सकता है थोड़ा सा ये टाइम ले। तो आपने नोड जेएस को क्या कर लिया है, यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया है। अब हम आएंगे कहाँ, अब हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या भाई मेरे पास नोड इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही मेरी ओपन होगी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नोड -v। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसने मुझे मेरे नोड का क्या बता दिया, वर्जन बता दिया है। अगर आप लोग अभी इंस्टॉल करोगे तो 20 आएगा, अगर आप कुछ टाइम बाद वीडियो देखोगे तो हो सकता है इसका वर्जन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्जन यहाँ पर आ चुका है कि मेरे नोड का क्या वर्जन है। जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तब npm ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अब ये npm क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm -v, तो देखो ये मुझे यहाँ पे क्या बता देगा, npm का वर्जन बता देगा। ठीक है, देखो इसने मुझे npm का वर्जन बता दिया है। ठीक है, अब ये npm क्या होता है, npm आपके पास होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो आपके पैकेजेस को क्या करता है, मैनेज करता है नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, अब इन 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 चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले अब मैंने क्या काम करना है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया है रिएक्ट ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो। इस फोल्डर के अंदर मैं बनाने वाला हूँ अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आना है इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लिखना है cmd, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को आप इस फोल्डर के अंदर ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो अब मेरी कमांड प्रॉम्प्ट देखो ये रिएक्ट ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है npx। ठीक है, npm नहीं, npx यानी कि नोड पैकेज एग्जीक्यूट। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, ये लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ऐप का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अपनी ऐप का नाम यहाँ पे दे दूंगा फरजीन। ठीक है, आप किसी भी नाम से दे सकते हो। मैंने अपने नाम से यहाँ पे क्या कर लिया है, रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये मेरी रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर देगा। किस नाम से, फरजीन के नाम से। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो रही है। जब तक ये क्रिएट हो रही है ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो तब तक मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आपकी रिएक्ट ऐप यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हैप्पी हैकिंग। ठीक है, यानी कि आपकी रिएक्ट ऐप कंप्लीट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे जैसे आप कोडिंग में आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे आपका कमांड लाइन पे ना, आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे और गिट वगैरह की चीज़ों पे आपका इन चीज़ों पे थोड़े से कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से आनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, अगर नहीं आती तो हम इस कोर्स में साथ साथ चीज़ेंगे इन सारी चीज़ों को, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, फोल्डर कह लो आप या डायरेक्टरी कह रहे हो, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं कहाँ पर हूँ, किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, रिएक्ट ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी
डायरेक्टरी के अंदर मेरी ये फरजीन नाम से, जिस नाम से मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप को कहा था कि भाई मेरी इस नाम से रिएक्ट ऐप बना दो, उसने मेरी इस नाम से रिएक्ट ऐप बना दी है। अब मैं चाहता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर आना। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट मैं डबल क्लिक करके आ जाऊँ, एक तरीका ये है कि मैं कमांड के थ्रू आऊँ। तो कमांड के थ्रू आप कैसे आ सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे सीडी और सीडी के बाद आपके फ़ोल्डर का क्या नाम है, मेरे फ़ोल्डर का नाम है फरजीन। तो जैसे ही मैं सीडी और अपने फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये यहाँ पर कहाँ आ चुका है। ये बोल रहा है कि भाई रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक फ़ोल्डर था, एक डायरेक्टरी थी फरजीन के नाम से, मैं अब उसके अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस फ़ोल्डर को, इस अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में यानी कि अपने कोड एडिटर में ओपन करना है। अब आप अगर कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ करते हो तो आप उसके थ्रू आप उसमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ वीएस कोड। अगर आप लोगों ने वीएस कोड की इंस्टॉलेशन नहीं देखी, अगर आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके वीएस कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड को ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 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 करके ईजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं सेम वैसे ही इंस्टॉल होता है। जब ये इंस्टॉल कर रहे होते हो आप, तो जब नेक्स्ट 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 कर रहे होते हो तो थोड़ा सा वेट करके करना, बीच में कुछ चेक बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, अब ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि बाद में लोग पूछते हैं कि यार जब आप यहाँ पर आते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ओपन विद कोड का, ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आप इंस्टॉल करते टाइम, जब आपके पास कुछ चेक बॉक्सेस आएंगे ना, तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा जिस पे लिखा हुआ होगा ओपन विद कोड और वो अनचेक होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको चेक मार्क करके फिर अगर आप वीएस कोड को इंस्टॉल करोगे तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। इससे क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा वीएस कोड, मेरे वीएस कोड में ये वाला जो प्रोजेक्ट है मेरा, जिस फोल्डर के अंदर मैं होऊंगा, वो मेरा प्रोजेक्ट मेरे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है, अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है और आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं आता है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आ चुके हो, देखो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए आप यहाँ पे आ चुके हो अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद आपने सिंपल लिखना है कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट लिखने के बाद जैसे ही एंटर करोगे आपके वीएस कोड में आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप वीएस कोड कोड एडिटर यूज करते होगे, अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज करते हो तब ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके लिए आप दूसरी चीज़ देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कैंसिल कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं सिंपल अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी। एक तो ये दिख रहे हैं नोड मॉड्यूल्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक पब्लिक का फोल्डर, इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एसआरसी का फोल्डर, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फाइल्स दिख रही हैं। फिर आपके पास ये गेट इग्नोर है, पैकेज डैश लॉग जेसन है, पैकेज जेसन है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों पर आएंगे। आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी है कि यार इतनी सारी फाइल्स कहाँ से आ गई, मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इस एसआरसी पे क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद जो अभी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है वो है app.js। ठीक है, आप इस app.js में आ जाओ और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये आपको थोड़ा सा जाना पहचाना सा सिंटेक्स लग रहा होगा, एक पैराग्राफ टैग लगा हुआ है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट कर ली। अब ज़रा रिएक्ट ऐप को रन भी करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपने टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वीएस कोड इतना ज़बरदस्त है कि वो मुझे टर्मिनल खुद अपने अंदर देता है। तो मुझे कोई दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कमांड्स को यहाँ पर भी रन कर सकता हूँ। अब अपनी रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो होती है npm start की। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है npm start और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो ये प्रोजेक्ट होगा वो रन कर दिया जाएगा 3000 पोर्ट पे आपके वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद ये आपकी रिएक्ट ऐप को क्या कर देगा, रन कर देगा। तो देखो यहाँ पर मेरी फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब जब भी हम ये करते हैं ना, देखो जब भी हम कोई फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं तब सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर जो चीज़ हो रही होती है वो ये होता है कि यार मुझे ना इसमें कुछ चेंजेस करनी है, मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है, कुछ इस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ
पर ये आपको बता भी रहा है कि अगर आपने एडिट करना है तो आप क्या करो, SRC फोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी app.js, वहाँ पे जाके चेंजेस करो और फिर क्या करो, उसको सेव कर लो। तो ये डायरेक्टली खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलोड हो जाएगी और आपको यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये रही मेरी SRC फोल्डर के अंदर app.js की फाइल, और यहाँ पर आकर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है, या मैं इस पैराग्राफ टैग को भी हटा दूँ। मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लूँ, एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा H1 का टैग और इसके अंदर मैं क्या लिख लूँगा, अपना नाम लिख लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया फरजीन अली, और जैसे ही कंट्रोल S से सेव करूँगा, मुझे वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिफ्रेश होगा और जो मैंने चेंजेस करी थी वो चेंजेस आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब आप अगर चाहते हो इसमें और चेंजेस करना तो आप और चेंजेस भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस पूरे डिव को हटा दो, सिर्फ एक H1 टैग लगा दो, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो, वो भी अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर थोड़ा सा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये जो इतनी सारी फाइल्स हैं इनका थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। जो फाइल्स हमारे काम की हैं उनको हम थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं, और बाकी जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है उनको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है बारी इस नोड मॉड्यूल्स की कि यार ये नोड मॉड्यूल्स क्या है। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे पैकेजेस होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको यहाँ पे रिएक्ट भी दिखेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप जैसे ही आए हो, ये रहा आपका रिएक्ट भी, ये रहा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप इंस्टॉल करोगे ना npm का यूज़ करते हुए, नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हुए, आप जितने भी पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करोगे, जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी किसके अंदर इंस्टॉल कर दी जाएंगी, इस नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर। चाहे आगे चल के मैं कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोई भी यूज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ करूँगा, वो सारी नोड पैकेज मैनेजर क्या करेगा, npm क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर लाकर रख देगा। ठीक है, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं हो जाए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए। इस वजह से नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, एक नोड मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर बनाता है, और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, सारी चीज़ों को वो किसके अंदर रख देता है, इस फोल्डर के अंदर रख देता है। ठीक है, ये फोल्डर आपके काम का नहीं है। ये फ़ोल्डर ना तो जब प्रोडक्शन साइट पे आप जाते हो, जब अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हो, तो तब भी आप इस फ़ोल्डर को डिप्लॉय नहीं करते हो। इसके साथ-साथ अगर आप अपना कोड गिटहब पर अपलोड करते हो, तब भी अपना ये वाला फ़ोल्डर आप अपलोड नहीं करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। आप खुद देख सकते हो कि इसमें कितनी सारी फाइल्स हैं, देख रहे हो? ये बिल्कुल भी इसको आप अपलोड नहीं करते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्या करा है, अपने ब्राउज़र पे रन करा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, नोट दैट डेवलपमेंट बिल्ड इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड, यूज़ npm रन बिल्ड। अभी के लिए तो ये बोल रहा है कि भाई अभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, मतलब आप अभी प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे हो, आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं कर रहे हो, तो अभी के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब आपने npm रन बिल्ड की कमांड चलानी है। तो इससे क्या होता है कि ये एक बिल्ड नाम से एक फोल्डर बना देता है, और उसके अंदर आपका वो सारा कोड आ जाता है जो भी आपने अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने में किया होता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा आपका कोड जो है वो कंसाइज़ करके आ जाता है। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ वही चीज़ें आती हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को वो हटा देता है, इवन वो नोड मॉड्यूल्स को भी हटा देता है। फिर उस बिल्ड वाले फ़ोल्डर को आप क्या करते हो, प्रोडक्शन साइट पर अपलोड करते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये हम आगे चल के भी देखेंगे, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इनकी होनी चाहिए। तो नोड मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब एक फ़ोल्डर दिख रहा है आपको पब्लिक, इसमें आपके पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो आ जाता है ये फेव आइकन। ये फेव आइकन क्या होता है भाई, ये जो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है फेव आइकन। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये है मेरा फेव आइकन। ठीक है, उसके बाद है index.html। अब ये index.html क्या है, ये आपकी सिंपल HTML की फाइल है। यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मेरी वेब एप्लीकेशन का टाइटल क्या आ रहा है, रिएक्ट ऐप। अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है माई ऐप, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिएक्ट को हटा के यहाँ पे लिखूंगा माई ऐप, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, और अब अगर आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, माई ऐप लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब आ जाती है बारी, यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह हैं, जो लोगो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लोगो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये वो लोगो की फाइल्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये लोगो की फाइल्स हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है manifest.json। अब ये manifest.json क्या है, इसमें आपके पास कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई आपकी जो है वो ऐप का नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन से लोगो आप यूज़ कर रहे हो, उनकी इमेज की टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये भी अभी कोई इतना ज़्यादा आपके काम की नहीं है, इससे आपका कोई इतना पाला नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये अभी कोई इतना ज़्यादा आपके काम की नहीं है। उसके बाद है robots.txt, ये भी आपके काम की फाइल नहीं है, तो इसको भी आप अभी रहने दो। अब आपका ये पब्लिक फ़ोल्डर कंप्लीट हो चुका है।
अब ये जो फ़ोल्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है आपके लिए। इस एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर आपने अगर कोई न्यू फ़ाइल भी बनानी होगी ना अपने प्रोजेक्ट में, तो आप कहाँ पे बनाओगे? इस एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर बनाओगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको फ़ाइल दिख रही है app.css, ठीक है? सीएसएस को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीएसएस आपको बहुत अच्छे से पता है, आप स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको 2 स्टाइलिंग के लिए फ़ाइल दिख रही है, app.css और index.css, ठीक है? दोनों में क्या है, स्टाइलिंग है। आप चाहो तो आप यहाँ पे 10 सीएसएस की फ़ाइल भी बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो इसमें सिंपल क्या होती है, आपकी स्टाइलिंग होती है, ठीक है? ये जो कलर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे यूज़ होता हुआ देख रहे हो, ये वाला जो कलर यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, तो ये सारी आपने क्या करी हुई है, स्टाइलिंग करी हुई है अपने वेब पेज के लिए, ठीक है? ये जो फ़ाइल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल है और ये है आपकी app.js, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल है। यहाँ पर जो आपको कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये जो फरज़ीन अली लिखा हुआ दिख रहा है, जो ये आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पे लर्न रिएक्ट दिखा हुआ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? app.js से आ रही हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो लोगो लोगो कहाँ से आ रहा है? ये रहा वो लोगो, ठीक है? H1 का टैग जो अभी अभी मैंने लगाया वो ये रहा, ठीक है? जो आपको एंकर टैग लिख रहा है लर्न रिएक्ट का, वो भी यहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कंटेंट आपको वहाँ पे दिख रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? app.js से आ रहा है, ठीक है? इसका कोड हम आगे चल के समझेंगे। अभी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोड हम आगे चल के समझेंगे कि ये फंक्शंस वगैरह कैसे बनते हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, ये इंपोर्ट वगैरह से क्या होता है। इंपोर्ट से क्या होता है कि आप दूसरी फाइल को लिंक करवाते हो, ठीक है? जैसे मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई इस कंपोनेंट को लिंक तो करवाना है। इसके अंदर जो मैं स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये जो क्लास नेम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐप डैश लोगो, ऐप डैश हेडर, ये जो मैंने क्लास नेम दिए हुए हैं, इन क्लासेस की ऑलरेडी स्टाइलिंग मैंने करी हुई है और कहाँ पे करी हुई है, app.css में। तो उस फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया। जैसे आप HTML में करते थे ना कि HTML की फाइल में आप CSS को लिंक करवाते थे, लिंक कॉलन CSS करते थे, style.css की जगह आप अपनी CSS की फाइल का नाम लिखते थे। सेम वैसे ही यहाँ पर आपने क्या करा है, अपनी CSS की फाइल को इम्पोर्ट करा दिए, लिंक करा दिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास ये जो फाइल दी हुई है app.test.js, इसमें अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट केसेस के लिए लिखी जाती है। अगर आपको टेस्ट केसेस के बारे में नहीं पता है तो अभी आप इसको रहने दो। एज अ बिगिनर आपको इस फाइल के बारे में और ये सेटअप test.js, इन दोनों फाइल्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों फाइल्स को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अगर आप डिलीट कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, कोई आपके पास एरर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी फाइल नहीं चलेगी, आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। आप उसको ईजिली डिलीट कर दो। एज अ बिगिनर वो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है, ठीक है? उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पर आएंगे तब हम उनको भी देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस भी है, अपनी जगह है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद वही index.css, ये आपकी CSS की फ़ाइल है। यहाँ पे आपने कुछ फ़ॉन्ट वगैरह बताए हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये भी आपकी CSS की फ़ाइल है। अब ये जो फ़ाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, index.js। ये index.js आपकी इस वजह से इंपॉर्टेंट फ़ाइल है कि ये सबसे पहले लोड होती है। अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सवाल पूछ लिया जाए कि भाई app.js या index.js, दोनों में से सबसे पहले लोड कौन होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? index.js सबसे पहले लोड होती है। अब यहाँ पर ये ऊपर सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे क्या करवाई हुई है, इंपोर्ट करवाई हुई है, इनके बारे में भी हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद मैंने बोला भाई कि भाई रिएक्ट ऐप को चिपका दो। कहाँ पे चिपका दो? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट के अंदर चिपका दो जिस एलिमेंट की आईडी क्या है, रूट है। तो ये क्या करेगा, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएगा, index.html में जाएगा और ये यहाँ पर आकर देखेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट है। हाँ भाई, ये रहा वो एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, रूट है। तो इस डिव कंटेनर के अंदर मेरी पूरी रिएक्ट ऐप क्या कर दी जाएगी, चिपका दी जाएगी, लगा दी जाएगी, ठीक है? तो ये index.js में ये वाला काम ये हो रहा है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने बोला हुआ है ना, react.dom क्रिएट रूट, और यहाँ पे हमने बोला हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये उस डिव के अंदर, जिस डिव की आईडी क्या है, रूट है, उसके अंदर अपनी रिएक्ट ऐप को चिपका देगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे हमने ये क्या किया हुआ है, हमारे पास एक फाइल का नाम था app.js, यानी कि फाइल का नाम था ऐप, ठीक है? उस फाइल को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करा है, कॉल करवाया हुआ है, ठीक है? ऐसा समझ लो कि कॉल करवाया हुआ है। ये बेसिकली कंपोनेंट वगैरह का काम होता है कि आप अगर किसी चीज़, किसी फाइल को लिंक करवा देते हो। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिंक करवा दिया ना, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई सबसे पहले कौन सी फाइल लोड होती है, मेरी index.js होती है। तो index.js जैसे ही लोड होगी, ये बोलेगा कि भाई रिएक्ट फाइल को किसके अंदर चिपका दो, रूट वाले डिव के अंदर चिपका दो। और उसके बाद मैंने बोला हुआ है कि इस कंपोनेंट के अंदर का काम जो है वो यहाँ पे तुम लगा दो, ठीक है? तो इस कंपोनेंट के अंदर का काम मैंने क्या करा हुआ था, ये करा हुआ था। तो ये वो काम वहाँ पे जाके लगा देगा। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अपनी न्यू फाइल भी बना सकते हो, वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? क्योंकि जब भी हम कोई न्यू चीज़ सीख रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा खुद से चेंजेस वगैरह करूँ, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद जो फाइल है वो है logo.svg। तो ये लोगो आपकी svg की फॉर्म में है, ठीक है? आप यहाँ पे
देख सकते हो ये logo.svg है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद है रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इसके बारे में भी अभी आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए होता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ पे index.js में जाओगे और यहाँ पर अगर आप ज़रा नीचे आओगे तो देखो ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स का फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हो रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, कि अगर आप अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हो तो फिर आप इससे रिलेटेड काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसको कॉमेंट भी कर दो या आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर दो, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसको रहने दो, ये कोई आपको काटेगा नहीं, खाएगा नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। और अब हम आ जाते हैं नीचे, हमने यहाँ पे SRC फोल्डर को भी कंप्लीट देख लिया है, ठीक है। गिट इग्नोर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपके कोई नोड मॉड्यूल से या इन चीज़ों से, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ डिपेंडेंसीज आ रही हैं, और इसमें ये आ रहा है कि भाई जब भी आप गिटहब पर कोई भी चीज़ पुश करोगे, आप अपना कोड पुश करोगे, तो भाई आपने नोड मॉड्यूल्स वगैरह इन सारी चीज़ों को जो है वो नहीं करना है पुश, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ ये चीज़ें हैं, तो इसको आप अभी इग्नोर करो। जैसे कि इसका नाम है गिट इग्नोर, तो इसका मतलब है ये इन फाइल्स को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। जैसे मैंने इसको बोला हुआ कि भाई नोड मॉड्यूल्स को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 फाइल्स हैं, इन फाइल्स को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो फजूल फाइल है, इस फाइल को देखते नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी ये 2 फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। जब आप डेवलपमेंट साइट पर आओगे तब आपको इन दोनों फाइल्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैकेज.json की। पैकेज.json में आपकी ऐप का मतलब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके प्रोजेक्ट का जो भी वर्जन है, आपके प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उनका क्या वर्जन है, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको किस में मिलेगी, पैकेज.json में मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पैकेज.json है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, आपके प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही हैं, आपके प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उनका वर्जन क्या है। जैसे मेरी रिएक्ट का वर्जन क्या है, 18.20। अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मुझे अपनी रिएक्ट जेएस का वर्जन पता करना है कि भाई मेरे रिएक्ट प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई पैकेज.json की फाइल में जाओगे आप, तो वहाँ पर ही आपको दिख जाएगा कि आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा है, ठीक है। आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपके प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, पैकेज.json में। यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है package-log.json। यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हर चीज़ के बारे में, सारी चीज़ों की बहुत डेप्थ में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो किस में मिलेगी, package-log.json। और इस फाइल का काम क्या होता है, इस फाइल का काम ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पर 2-2 3-3 लोग काम कर रहे हैं, पूरी एक टीम काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है फॉर एग्जांपल कि भाई मैं रिएक्ट के 18 वर्जन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दूसरा जो है वो रिएक्ट के 2 वर्जन पे या 3 वर्जन पे, बहुत पुराने वर्जन पे काम करना चाह रहा है, तो उससे क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कि भाई प्रोजेक्ट के जो वर्जन्स हैं, जो डिपेंडेंसीज हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो सेम रहना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास कौन सी फाइल होती है, package-log.json होती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अपना कोड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया गिटहब पे मैंने पुश कर दिया, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त काम कर रहे हैं, मैंने अपना काम करा प्रोजेक्ट पे, मैंने गिटहब पे पुश कर दिया, ठीक है। अब जब गिटहब पे पुश करूंगा तो उसमें नोड मॉड्यूल्स तो होंगे नहीं, उसमें तो इन्फॉर्मेशन होगी नहीं कि भाई कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। मैंने काम करा यहाँ पे, मैंने गिटहब पर अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने क्या करना है, वहां से उसने उस कोड को क्या करा, अपने पास एक्सेस करा। अब जैसे ही वो अपने पास एक्सेस करेगा तो उसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, npm इंस्टॉल की कमांड चलाएगा। जैसे ही वो npm इंस्टॉल की कमांड चलाएगा, npm इंस्टॉल क्या करेगा, पैकेज.json में आएगा और वो बोलेगा कि अच्छा भाई इस प्रोजेक्ट के लिए ये सारे पैकेजेस क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। तो वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर उन्हीं पैकेजेस को जाके क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिल जाएंगी, package-log.json से मिल जाएंगी कि भाई ये वर्जन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिपेंडेंसीज ये होनी चाहिए, सब कुछ वो मैनेज करके वहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। तो इस वजह से कोई भी फिर डिपेंडेंसीज में, कोई भी वर्जन वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा और हम लोग फिर एज अ टीम ईजिली काम कर सकते हैं। तो ये दोनों फाइल्स की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मज़े की चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये पैकेज.json में आओगे
हमने अभी क्या कमांड लिखी थी, npm स्टार्ट की कमांड लिखी थी, ऐसे ही npm स्टार्ट की कमांड लिखी थी, जिससे क्या हो रहा था, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने नाम से इसको रन करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये बोलेगा कि भाई टर्मिनेट करना चाहते हो, मैं बोलूंगा यस टर्मिनेट करना चाहता हूँ, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपने इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दूंगा, और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से रन करके दिखाऊंगा, लेकिन npm स्टार्ट की कमांड से नहीं, मैं रन करके दिखाऊंगा अपने नाम से। कैसे करूंगा, यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इस स्टार्ट को चेंज कर देना। आपने यहाँ पे स्टार्ट की जगह लिख दिया फॉर एग्जाम्पल फरजीन। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, कंट्रोल ऐसे सेव करना है। यहाँ पर आने के बाद अब मैं कैसे रन करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, मैं लिखूंगा npm रन, npm रन लिखना लाजमी है। उसके बाद अब आपने जो भी नाम यहाँ पे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फरजीन, तो मैं यहाँ पे दूंगा फरजीन, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रन कर दिया जाएगा। सेम वैसे ही जैसे npm स्टार्ट की कमांड से रन हुआ था, सेम वैसे ही मैंने npm रन फरजीन के नाम से कर दिया। तो आपसे अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि भाई क्या सिर्फ npm स्टार्ट से ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, क्या कोई और तरीका नहीं, क्या हम इस चीज़ को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाकर चेंजेस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से भी आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक काम और कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। हम एक काम ये करेंगे कि अब हम बनाएंगे एक न्यू फाइल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार मैंने न्यू फाइल बनानी है, न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल कैसे बनानी है, आपने इस SRC फोल्डर पे आके क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने न्यू फाइल बनानी है। रिएक्ट में जब भी आप न्यू फाइल बनाओगे अपनी कोई भी जावास्क्रिप्ट की, तो आपने अपनी फाइल का जो पहला लेटर होगा वो क्या रखना है, कैपिटल रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप रखा हुआ था यहाँ पे, तो ऐप का ए क्या था, कैपिटल था। अब यहाँ पे मैं अपने नाम से बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, या चलो अपने नाम को छोड़ो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ फर्स्ट फाइल के नाम से। ठीक है, तो FIRST फर्स्ट फाइल .js। ठीक है, फर्स्ट फाइल .js के नाम से मैंने क्या करा है, यहाँ पे फर्स्ट फाइल अपनी बना ली है। अब बाकी का जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से लेकर आ जाऊँगा। मैं चाहूँ तो मैं इस लोगो .svg को यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, चलो हटाता नहीं हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ और इस फंक्शन को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा विद इसके साथ। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप के साथ। ठीक है, कंट्रोल C करूँगा, यहाँ फर्स्ट फाइल में लाके कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ऐप की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऐप की जगह मैं अपनी इस फाइल का नाम लिखूंगा। जो आपकी फाइल का नाम होगा वही आपके फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ फर्स्ट फाइल, और यही सेम नाम आपने कंट्रोल C करना है, यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर की ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रा हटा दूंगा। ठीक है, और बल्कि इवन मैं इस डिव को भी हटा देता हूँ, मुझे इस डिव को भी नहीं रखना है यहाँ पे, मैं इस डिव को भी यहाँ पे हटा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें देखो मैंने हटा दी हैं। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगाऊंगा। ठीक है, और इस H1 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा फरजीन अली रिएक्ट डेवलपर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा रिएक्ट डेवलपर। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँगा, चलकर देखूंगा क्या ये चेंजेस मुझे यहाँ पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने ये कंपोनेंट तो बना लिया, ये फाइल तो बना ली, लेकिन इस फाइल को मैंने कहाँ पर कॉल करवाना है, index.js में कॉल करवाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐप कॉल हो रहा था ना, वैसे ही मैंने अब किसको कॉल करवाना है, फर्स्ट फाइल .js को कॉल करवाना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करो। अब ये कंट्रोल D कहाँ से आया, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, और यहाँ पे जाकर आप कॉपी लाइन डाउन सर्च करोगे। ठीक है, तो देखो मैंने इसकी शॉर्टकट की क्या रखी हुई है, कंट्रोल D रखी हुई है। आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जहाँ पर रहते हुए आप कंट्रोल D प्रेस करते हो, वही सेम लाइन आपकी कॉपी होके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल D प्रेस करा था, तो देखो सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, कॉपी हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है। मेरी फाइल का क्या नाम है, फर्स्ट फाइल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FIRST फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लूंगा फर्स्ट फाइल। जैसे ही मैं ये लिखूंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखो जैसे ही क्लिक करा तो ये इसने यहाँ पे क्या करवा दिया, इंपोर्ट भी करा दिया। इसने बोला कि भाई इंपोर्ट कर दो फर्स्ट फाइल को। इसने बोला ठीक है भाई, इंपोर्ट तो कर दिया फर्स्ट फाइल को। कहाँ से करना है, फ्रॉम ./ का मतलब होता है इसी करंट डायरेक्टरी में, मतलब SRC फोल्डर के अंदर ही एक फाइल है फर्स्ट फाइल के नाम से, उसको क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो अब अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब अगर आपको चल के दिखाऊंगा,
तो देखो ये चीज़ मेरी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ऊपर की जो चीज़ आ रही हैं ये सारी चीज़ें हटा दो, तो मैं इस ऐप वाली चीज़ को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास कोई वार्निंग भी नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखी थी फरजीन अली रिएक्ट डेवलपर, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप को क्रिएट भी कर लिया है। आपने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लिया है। आपने पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन, इन दो इंपॉर्टेंट फाइल्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। नोड मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करके उस फाइल को कैसे लिंक करवाना है, किस फाइल के अंदर लिंक करवाना है, वो सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, अब अपने कोड को हल्के हल्के करके एक्सप्लोर करेंगे। कोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रिएक्ट का सिंटेक्स होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ों को हम स्क्रैच से देखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को रिएक्ट जेएस सिखानी है मैंने, तो इस प्लेलिस्ट से आपने जुड़े रहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आपने रिएक्ट जेएस सीखनी है तो वो आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने पास इसको सेव कर लो, बुकमार्क करके रख लो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।